हिंदी रचनाकार समूह के विशेष कार्यक्रम उद्गार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे विशेष मेहमान श्रीधर सिंह जी हैं। श्रीधर सिंह जी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायबरेली में सहायक अभियंता थे और सन 2014 में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। अब तक उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए हम श्रीधर सिंह जी से बातचीत करते हैं और आप उनकी बातचीत का अंश सुनने की कृपा करें। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आप अपने बाल्यकाल और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने की कृपा करें। मेरा जन्म रावली शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे छोटी से गांव मैनूपुर में हुआ था। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी नहीं रहे, इसलिए मुझे जो है कुछ विषम परिस्थितियों में अपने ननिहाल वापस आना पड़ा और यहाँ स्थायी रूप से यहीं के निवासी हो गए। यहाँ पे मेरे मामा जी नहीं थे, इसलिए थोड़ा जीवन मेरा जो हुआ वो एक कठिन संघर्ष में बीता। बचपन को ये कह सकते हैं कि बचपन से बोला जाएगा कि इसको हम कठिन कह सकते हैं कि जीवन कठिन था। यहीं से पढ़ाई, यहीं लिखाई, यहीं खेत, यहीं खलिहान, यहीं बगीचे, यहीं रास्तों में दौड़ना, इसी में पल के बड़ा हुआ। यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा सब कंप्लीट हुई। इसके बाद छोटी सी नौकरी के लिए भी प्रयास यहाँ से करते हुए यही भाग बढ़ते सब कुछ करते छोटी सी नौकरी भी इसी गांव से मिली। इसलिए मेरा एक गांव है और अपने गांव को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। तो सोचता था कि भले कि अपने गांव को हम किस प्रकार ऐसा करें कि कभी मेरे भी गांव का नाम हो। और अब आगे आप पूछना चाहते हैं भाई, आराम पूछ सकते हैं आपको। मैं आपने नौकरी कहाँ पर किया? ये हमारा सबसे पहला मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ था माँ जी के अकेले होने का, मैं ये बात अलग है कि मैं नहीं जा सका। लखनऊ में हुआ था मेरा पोस्ट ऑफिस में, जिसके कारण मैं नहीं जा सका। मैं माँ जी का यहाँ पे अकेला छोटा बच्चा था, उन्होंने जाने नहीं दिया। उसी समय मेरा यहाँ ITI में ऑपरेटिव स्टाफ के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया और यहाँ मैंने ऑपरेटिव स्टाफ से अपनी ज़िंदगी शुरू की। छोटी सी तनख्वाह से। उस समय हम लोगों को 400 रुपये मिलता था, वेतन मिलता था। उसी में जाकर के शादी के बाद मुझे जो है बच्चों को पालना, उनकी शिक्षा दीक्षा ध्यान देना, आज सब जो है सब करना पड़ता है। इसमें धीरे धीरे ईश्वर कृपा से कि बढ़ते रहे। बच्चों ने भी शिक्षा प्राप्त किया हो गया और हमारा जो है। आप ये बताएं कि आप पेशे से इंजीनियर रहे हैं और लोहा लंगर के काम से जुड़े रहे हैं। आपको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ये भाई मेरा बचपन का शौक था। ये बचपन शौक था जब मैं अपने कि स्कूल के छोटी मैगजीनों में, पत्रिकाओं में, हिंदी किताबों में जब पढ़ा कहानियाँ पढ़ता था तो मुझे बहुत ही मजा आता था। खास तौर से उनका चरित्र बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह थी, भाई उनके लिए चिमटा क्यों लाया, इतना प्रभावित किया। क्या ये क्या आदर्श, क्या कर्तव्य, क्या पालन हो रहा था। तो वहीं से मेरी थोड़ी सी वो हुआ कि हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि अपने कि अपने गांव के आसपास हम भी कोई कहानियां लिखेंगे जिससे जो कि समाज को कुछ दे सकें, समाज एक नए समाज का निर्माण कर सकें और अपने हम प्राचीन इतिहास को भूले नहीं, प्राचीन गौरव भी जो अपना बनाए रखें। तो ये मेरा इसके माने हुआ कि आप प्रेमचंद से प्रभावित रहे। हाँ, प्रेमचंद जी। आपकी पहली कहानी कौन सी थी? हाँ, उसके बारे में बताएं। मेरी पहली कहानी थी बंद दरवाजा, जो नवजीवन यानी कि इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड पेपर उसमें प्रकाशित हुई थी और उसको श्री योगेंद्र द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था। जो वहाँ पर ये देखते थे कहानी के ही बहुत एक संबंध में सब देखा करते थे नवजीवन समाचार पत्र में। तो उन्होंने सबसे पहली कहानी मेरी बंद दरवाजा। उसके बाद अन्य छोटे बहादुर सिपाही, भोले कंडक्टर, वो कौन था, इतनी छोटी छोटी कहानियां लिखता था जिसकी अच्छा खासा बच्चों की मनोरंजन होता था और बड़ों का ही जो है। बड़े लोग कहते थे यार गजब कहानी है, तुम कहानी लिखना शुरू करो यार, तुम इसे छोटी छोटी कहानियां क्यों लिखते हो।
मगर ये मेरी मतलब कि बचपन से आदत है मुझे छोटियों कहानी जिससे लोग पढ़ सके, इतनी बड़ी कहानियां ना हो, इतने बड़े धारावाहिक जैसे कि मतलब कि 4 पन्ने पढ़ने के बाद इंसान को कहानियां बंद करना पड़े। आपकी अब तक कहानियों की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और आप उसमें जो कहानियां संग्रहित हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं। अब तक मेरी मतलब 2 कहानियों की पुस्तक प्रकाशित चुकी है, और ये इसको लोगों की कृपा कहें या भगवान कृपा कहें, कुछ भी कहें, लोगों का मतलब प्रेम भी कह सकते हैं कि दोनों पुस्तकों को इतना ज़्यादा पसंद किया लोगों ने कि मेरे पास इतने मतलब आते हैं, इतने संदेश आया करते हैं कि सर मैं भी आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ। इतनी अच्छी कहानियाँ तो मालूम पड़ता है कि हमने यहाँ से 50 साल पहले पढ़ी थी। इस मोबाइल युग में, इस फेसबुक और व्हाट्सएप और इनके उसमें मेरी कहानियों को पढ़े, तो इसलिए मतलब बहुत मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मतलब ऐसा लोग पसंद कर रहे हैं। मगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे पास इतने SMS आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि सर आप प्लीज़ आप जो है एक अगली नई पुस्तक लिखने की कोशिश करें। और मैं प्रयास कर रहा हूँ भाई कि नारी प्रधान कोशिश कर रहा हूँ, कैसी 3री किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम इंतजार है। तो और इंतजार के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। तो 2 पुस्तकें कौन कौन सी उनको आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये मेरी सबसे पहली पुस्तक थी दर्द का एहसास। ये प्रकृति के ऊपर है, ये नेचर के ऊपर है। हम एक दूसरे का अगर तक बोल करके मानो एक दूसरे के अंदर मनुष्य हमारे हैं, प्राणी हैं, समाज मेरा है, एक दूसरे का मतलब कि देख करके उसका चेहरा देख करके, हाव भाव देख करके, घरेलू जीवन देख करके तुम समझ सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ है, क्या हो। मगर किसी भी जानवर को देख करके, वो देख करके समझ पाना कठिन होता है कि यार ये क्यों रो रहा है, ये बेचारे इसके आंसू क्यों निकल रहे हैं, या मतलब इस कठिन संघर्ष में बेचारा मतलब गर्मी में क्यों बैठा हुआ है। इसी सब सब्जेक्ट को लेकर के मैंने सबसे पहली पुस्तक दर्द का इतिहास लिखा, जो कि केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए है। और दूसरी पुस्तक मेरी सफरनामा है। ये तो हमारे भाई मित्र श्री संतलाल जी बोले कि आप एक ऐसी भी कहानी लिखें कि जिसमें मतलब कि थोड़ा सा मतलब सफर हो, कहीं की कुछ यात्राएं हो। ये देख मेरे लिए कठिन था कि मान लो भाई मैं अयोध्या गया, अयोध्या से वापस बस से आ गया, तो इसमें कहानी क्या लिखें। मगर मैंने अपना पूरा जितना हो सका हमने मतलब उसमें भाई कहानी बना करके, है तो काल्पनिक, मगर संतलाल जी बोल रहे नहीं, शायद डॉक्टर साहब को भाई हो सकता है डॉक्टर साहब को मुझे प्रेम बता रहा हो, कह रहे नहीं सर ये तो मतलब बिल्कुल मालूम पड़ रहा है कि आप वास्तव में अयोध्या गए हुए थे, आप वास्तव में मतलब मैहर गए रहे हो, ऐसा लगता है, देख करके लगता है। ये तो अपना 3 बातों को बताइए जो किसी कहानीकार को बड़ा बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। जब से हमारे अच्छे कथाकार एक युग बीत रहा है, नहीं रहे, हमारा प्रेमचंद का जमाना चला गया, शरदचंद का जमाना चला गया, हमारे कठुनिशन में कहानियां मिलती थी, हमारे मतलब देखा जाए तो मधुरोपदेश पंचतंत्र में कहानियां मिलती थी। जब से इनका सब चला गया, नया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आ गया, तब से हमारा कुछ ऐसा लगता है कि नए साहित्य नए वो, क्योंकि सभी लोग ऐसे लिखते हैं कि ज्यादातर तो वो समझ से परे रहता है। ज्यादातर हमें तो एक ऐसी सरल भाषा होना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए, जो कि पूरे भारत में लोग समझ सके। लोग हमारा अपना देश, अपना भारत, सभी लोग समझ सके। वो चाहे कर्नाटक रहने वाला हो, वो चाहे मतलब तमिलनाडु रहने वाला, चाहे आसाम रहने वाला हो, उसको ऐसा मालूम पड़े कि ये मेरे लिए ही मतलब जो है लिखी गई, मेरे गांव की कहानी है ये, और ये मेरे गांव की कहानी है, और कोई हमारे बुजुर्ग शायद हमें कोई अच्छी बातें सिखा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़े इनको पढ़ने के बाद। सर आप कहानी ही क्यों लिखते हैं? साहित्य की ढेर सारी विधाएं हैं, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, लेकिन आपने कहानी विधा को ही क्यों चुना, और आपके गुरु कौन रहे कहानी के? कहानियों का अपना एक अलग आनंद है। एक हास्य कहानियां हो या शैक्षिक कहानियां हो, शिक्षा प्रदान करने वाली कहानियां हो, या धर्म से संबंधित कहानियां हो, एक हमें एक अच्छा आचरण हमारे मनोभाव को वो मतलब जो है आगे मतलब जैसे बढ़ाती समाज में ऐसा करते हैं, मतलब जिससे कि हमारा मतलब कि नए समाज का अच्छा विकास हो सके। और ये कहानी माध्यम से उतना समझ, कविता एक बार आदमी पढ़कर भूल भी सकता है कि हमने कल कौन सी कविता पढ़ी थी, मगर हमारे ख्याल से जहां तक मेरे विचार हैं कि छोटी हो, बड़ी कहानियां हो, जिनको पढ़ने के बाद हम भूल नहीं पाते।
कुछ महीने कुछ साल तक, या कभी कोई यार मुझे कहानी पढ़ी थी तो उसमें आ जाता कि हाँ भाई साहब बहुत अच्छी कहानी, मैंने इसको पढ़ा था। मीन्स उसके ऊपर हमारी कहानियों का कुछ असर पड़ रहा है, एक प्रभाव पड़ रहा है, उसके पड़ रहा है कि, और कहानियां वही होती हैं जो कम से कम अमिट छाप छोड़ जाए मस्तिष्क पे, और उसका वो कहानियां कुछ कल्याण, समाज के लिए कल्याण भी करें, कल्याण। आप अपनी कहानियों के लिए विषय वस्तु वगैरह कहाँ से लेते हैं? और इस संसार ही कहानी घर है यार, कहानियों का घर है ये। आप सड़क पे निकले, सड़क में निकले, ऐसे चीज दिखाई पड़ गए। एक छोटा सा मैं घटना बता रहा हूँ कि मैं सड़क पे जा रहा था, देखा एक छोटी सी मतलब कि एक चादर बिछा करके एक आदमी दवा बेच रहा था, उसमें 10-12 बिच्छू टंगे हुए थे और उनको सामने बोतलें रखी हुई थी और लिखा हुआ था बिच्छू का तेल। मुझे इतना मतलब अचानक दर्द महसूस हुआ। हम क्या यार, ये भी प्राणी हैं, इनका भी एक है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, खेतों में, खलिहानों में, कहीं मेड़ों में छिपे बैठे रहते हैं, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं, और इनको हमारा वार्म जीवन की आवश्यकता कि इनको ला करके हम अपने लोभ में, लालच में, और इनको उबाल करके, उनको फ्राई करके, उनको मतलब जो है हम तेल वो करके अपने मतलब हम अपना काम वो करें, मतलब ऐसे ऐसी उनका मतलब कि विचारों का जीवन से खेलें। तो ये मुझे मतलब लिखने पर मजबूर कर देता है। इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों प्लाट मिलते ऐसे मिलते हैं। इसलिए मैंने अपनी कहानियों की विषय वस्तु अपने आसपास से ही, आसपास अपना पर्यावरण, अपना मतलब कि वातावरण। ये हम तो, मैं तो इतना शौक था कि मैं अपने काम करते हुए भी, इंडस्ट्री में, अपने उद्योग में काम करते हुए मैंने पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया यहाँ पे बस। अभी आपने सोशल मीडिया की बात की, अभी आपने इंस्टाग्राम की बात की, अभी आपने फेसबुक की बात की, व्हाट्सएप की बात की। तो आज का युग जो है सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के युग में पठनीयता में कमी आ रही है। पुस्तकों को पुस्तकें पढ़ी नहीं जा रही हैं या पठनीयता का अभाव हो रहा है, पुस्तकें लोग कम पढ़ रहे हैं। ऐसे में आप कहानियां लिख रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित करवा रहे हैं, तो आपकी कहानियों की पठनीयता में कमी हो सकती है, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। आने वाले समय में ये हमारी चाहे प्राचीन इतिहास हो, उन पे लिखी गई किताबें हो, वो चाहे महाभारत हो, वो चाहे रामायण हो, मीडिया भी सीरियल बना रहा है, मीडिया पूरी पर फिल्में तैयार कर रहा है, और हमारी जब जनता जनाते देखती है, आज की पीढ़ी हमारी देख रही है, तो वो एक बार सोचती है मतलब ये मतलब कहानी किस किताब से ली गई थी, कहाँ पे किताब छिपी हुई है। और मैंने देखा है कि लोगों को खरीदते हुए गीता प्रेस से कहाँ खरीदते हुए देखा है, मतलब कि हमारी रामायण है, और उसी का वही है परिणाम। उसका यही है कि आज भी आप अगर शहर में जाए तो कहीं न कहीं अखंड रामायण हुआ करती है। वो एक कहानी, मात्र कहानी तो हम लोग मानते हैं, मगर एक हमें आदर्श प्रदान करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, एक सद्धर्म पर चलने का सलाह बोध करती है, उद्वेग करती है। तो ऐसी बातें नहीं है मतलब कि ये कहानी किताबें। मैं तो सोचता हूँ आने वाले समय में लोगों का झुकाव एक बार फिर पुस्तक की ओर होगा, क्योंकि पुस्तक जो है हमारी एक धरोहर है, जबकि फिल्में और कहानी, ये मीडिया हमारी धरोहर नहीं है। कल मीडिया डिलीट हो सकता है, कल वो और दूसरा मतलब मिट सकता है, मगर किताबें हमारी जो हैं ये रखी रहेंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि लोग इन्हें साफ करके पुनः मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे प्रेमचंद जी को, याद करेंगे शरदचंद्र जी को, याद करेंगे बंकिम चंद्र जी को। एक बात और बताएं कि पुरानी कहानियां जो हमारे, अभी आपने पंचतंत्र का नाम लिया, हितोपदेश का नाम लिया, जो इस प्रकार की कहानियां थी, पुरानी कहानियां राजा रानी के बारे में लिखी जाती रही। फिर बाद में प्रेमचंद के बाद में कहानियों में, कहानी के क्षेत्र में तमाम क्रांति हुई, तमाम प्रकार के बदलाव आए, कई कहानी आंदोलन चले, उसमें समानांतर कहानी, नई कहानी। तो हमारा पूछने का मकसद यह है कि आप नई कहानी और पुरानी कहानी में क्या अंतर पाते हैं? भाई जहां तक है, मैं अभी इसको मतलब जो है कम से कम 3 है उसमें वर्गीकरण कर रहा हूं। नंबर 1 हमारा प्राचीनतम, मेरा मतलब महाभारत काल, रामायण काल, उस समय की लिखी गई कहानियां। और जैसे कादम्बरी, हम लोग कादम्बरी पे कोई नाम नहीं जानता, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं कादम्बरी मतलब ये कादम्बरी है, कितनी गजब की कहानियां हैं मतलब उसमें।
फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मतलब आया भाई, जमाना पहुंचा हमारा, प्रेमचंद, शरदचंद, बंकिमचंद्र, इनका सबको पद, इसका सबका आएगा। फिर बोला समाज बदला, इनको भी लोगों ने अपने सामने लाइक किया, आज भी बहुत पसंद करते हैं, आज भी मीडिया उन पर जो है बना रही है, आज भी मीडिया एक से एक अच्छे मतलब जो है इनका फिल्मांकन करके बाहर आप तो सीरियल भी इनके आ रहे हैं। तीसरा मैं सोचता हूँ कि तीसरा जो मतलब शुरू हुआ, एक युग शुरू हुआ, उसमें हमारे डॉक्टर राम वर्मा जी, नरेंद्र कोहली जी, ऐसे से महान मतलब लेखक हुए। अब जैसे नरेंद्र कोहली की बात करते हैं, उनकी कहानियां भी मैंने काफी पढ़ी। हाँ, तो धार्मिक कहानियां, तो धार्मिक पुस्तकों से अपनी नवीनतम भाषा में उन्होंने ऐसी भाषा में लिखा है कि जनमानस कि उन चौपाइयों को, ये संस्कृत को मतलब कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो श्री नरेंद्र कोहली जी का मतलब उपन्यास पढ़ करके, वो चाहे मतलब तोड़ो कारा तोड़ो हो, वो चाहे मतलब हमारा किसी रामायण हो, इतना सुंदर ढंग से बेचना सब लोग कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब अपने इतिहास को मतलब कि हमारा इतिहास मिट जाएगा आने वाले समय में। कहने का मतलब है कि आप पुरानी कहानियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन हाँ, सवाल यही है कि आपने जो कहानियां लिखी हैं तो नए ढंग की कहानी है। हाँ, हम जिस वातावरण में, जिस परिणाम, जिस मतलब कि जिसमें पले चारों तरफ अवलोकन किया, इधर से देखे मतलब क्या समाज मेरा है, कैसे मेरे मतलब साथ रहने वाले बैल, गधे का भी मैंने कहानी लिखी, गधों का दर्द। छोटी सी बात थी, एक आदमी, ये कहानी मेरे दिमाग कहाँ से बात आई, अचानक एक आदमी बोला कि यार पता नहीं किसी गधे का कान काट दिया। हमने कहा भाई किसी शैतानी क्या होगा? बोले नहीं सर। तुमने कहा ठीक भाई, भी तुम्हारा जो है देखो यार, हमें वो उस बात जब मैं घर आया तो मुझे लगा क्यों ना एक छोटी सी इस पर सुंदर सी कहानी बना डालूं, और हमने कहानी लिखी जिसका मैंने शीर्षक ही रखा गधों का दर्द। आप जब लोग उसको पढ़ेंगे तो आप मतलब कि एक नई चीज सीखेंगे, मतलब नई चीज पढ़ेंगे, मतलब ये ऐसा क्या हो सकता है, मतलब तो उसमें कहानियां आप लिखते हैं, और आपने बताया कि सन 74 के आसपास नेशनल हेराल्ड में आपकी कहानी छपी। इसके बाद आपकी सेवानिवृत्ति के बाद 2 पुस्तकें भी आ गई, दर्द का एहसास और सफरनामा करके। तो घर परिवार के लोगों ने आपको कितना सहयोग प्रदान किया, आपकी पत्नी ने आपको कितना सहयोग प्रदान किया? भाई 2 शब्द मैं विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला शब्द है पत्नी शब्द। तो पत्नी जो है मतलब भार्या जो मतलब ये है, ये तो मेन होती है किसी भी मतलब प्रेरणा अगर कोई प्रदान करता है तो घर से ही उसको मतलब कि उठने का, अगर वो अवसर उठने का मतलब वही देती है, मतलब तुम्हें ऐसा करना है, आगे बढ़ना, ये करना, ऐसा करो, समाज के लिए कुछ काम करो। हाँ, घर पे बैठने से क्या फायदा, मतलब नौकरी हो गई, ये हो गया, घर तुम्हें समाज के लिए करना है, समाज कुछ देना है। एक तो ये हो गया पत्नी के लिए, तो तुम मुख्य भाई कह सकते हैं, मतलब कि हाँ उनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा। और दूसरा मेरा भाई छोटा सा नाती था जिसका नाम चिन्मय है। तो एक दिन मुझसे बोला नाना तुम हमारी मम्मी को, यानी मेरी बेटी, बोले तुम उन कहानियां सुना करते थे, मम्मी बताती है कि तुम्हारे नाना सुनाते थे, नाना तुम्हारे सुनाते थे, और मैंने मतलब कि मैंने हमको नहीं सुनाती, नाना तुम कहानी सुनो। तो मुझे एक जो है अपने कॉपी दे गया, कॉपी में उसने मेरा नाम लिखा और नीचे लिख दिया नाना स्टोरीज बुक। अब मुझे मैंने सोचा भाई ये मेरा नाती, और दूसरा भाई इधर पत्नी कह रही थी भाई रिटायरमेंट के बाद तुम कुछ ऐसा करो, बैठो जिससे कि मतलब कि खाली बैठे कोई ना महसूस हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं संसार में। तो इन दोनों उसके आधार पे आज ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मानते हैं कि इन दोनों कहानियां लिखते हैं। तो आपकी कहानियों का पहला पाठक कौन है? इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी प्यारी बिटिया नीलिमा जाता है। उसका पूरा नाम नीलिमा सिंह है। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नर्साइटी से एमटेक किया है, और वो हमेशा कहे पापा आप रिटायरमेंट के बाद आप जो है ना बचपन वाली बातें फिर करना भाई, जैसे आप पहले कहानियां जब कॉलेज में पढ़ते थे कहानियां लिखते थे, वैसे ही कहानियां फिर लिखना, आपकी कहानियां बहुत अच्छी होती थी। उसका मन रखने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी। उसने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ा दी कि पापा इससे अच्छी कहानी तो मैंने पढ़ी नहीं, ये मैं जानता कि मेरा दिल रखने के लिए कर रही थी, बट बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और आज हो सकता है भाई मतलब कि नहीं कर सकते, बच्चे जो अपने बराबर हो जाते हैं तो वही मतलब कि उनका भी पूरा अधिकार होता है, पूरा कुछ भी कहानियाँ
जो भी मैं कहानी लिखता था मैं उसको मतलब यहाँ से व्हाट्सएप भेजता था और तुरंत मतलब वो पढ़ती थी और यही कहती थी कि पापा आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी है पापा, प्लीज़ कभी न कभी कभी न कभी आप ऐसा लिखते रहो और ये आपकी कहानियाँ कभी आपको ऊंचाई ले जाएगी। मुझे ऊंचाई पसंद नहीं है, मुझे वो नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ, छोटी सी मेरी दिनचर्या, छोटा सा मेरा मतलब आज छोटी सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बावजूद मतलब मेरी प्रेरणा स्रोत जो है भाई वो है। फिर दूसरा नंबर मेरे आता है मेरी पत्नी उर्मिला सिंह, जिसने कहा तो मतलब जो है ऐसे ठीक है तुम्हारी बिटिया कितनी अच्छी बात कर रही है, अरे पहले तो सुनाया करते थे तुमको कहानी लिखने में क्या नुकसान है, तुम बैठ के थोड़ा कहानी लिखा करो, जो मतलब कि थोड़ा समय निकाल लो, बाहर घूमने से अच्छा है भैया कि तुम अपने बेटी की कहानी लिखा, अपने नाती की कहानियाँ लिखा करो। और मैंने जो है इसका भाई दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा स्थान उनका भी है। हो सकता है जरा सा भी उनके न अच्छा लगता ना पसंद करते तो सब लिख भी नहीं पाता ऐसी कहानियाँ। आपके आगे की क्या योजना है लेखन के क्षेत्र में, कहानियों, विशेष रूप से कहानियों के क्षेत्र में? अभी तक तो हमारी प्यारी बेटी नीलिमा सिंह, साथ में छोटा सा मेरा नाती चिन्मय चौहान, मेरी मतलब अर्धांगिनी उर्मिला सिंह, यहाँ तक मेरी कहानियों का वो था एक सीमा थी। अब साथ में जुड़ गए पाठक बंधु। मेरे पास इतने संदेश आ रहे हैं कि सर कृपया आप प्लीज आप ऐसे लिखिए, प्लीज इस पे लिखिए, प्लीज इस पे लिखिए, हम पढ़ना चाहते हैं, आपकी कहानियां बहुत अच्छी हैं, आपकी नई किताब कब आ रही है, दूसरी कहानी पुस्तक कब आ रही है, कृपया मतलब कि प्लीज लिखिए। आप जो है ये कहाँ मिलेगी, तो कभी बताना पड़ता कि भाई मतलब देखो आपको प्रकाशक से मंगाए तो, और लोग मंगा भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरे पास मतलब जो है 50 के संदेश आते रहते हैं कि सर बहुत अच्छी कहानियां लग रही हैं, भगवान आप कल्याण रखे, भगवान आपको स्वस्थ रखे। ऐसा ऐसा सुन करके मैं बिल्कुल इतना खुश रहता हूँ कि क्या संसार में आज भी ऐसे प्राणी पड़े हुए हैं कि किसी एक बूढ़े का सहारा भी बन रहे हैं और अपने मतलब प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना ये करता हूँ भैया कि मेरी कहानियां जो है समाज को खुद देकर जाएं। तो समाज तीसरी पुस्तक आपकी आ रही है? तीसरी पुस्तक? हाँ, ये मैं तीसरी पुस्तक लिखा रहा हूँ। इसमें मैंने लोगों की कुछ आचरण, कुछ कौन प्रथा का वर्णन किया है। जैसे एक सेकंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मेरी मतलब तीसरी पुस्तक आ रही है, उसका नाम इंतजार। इंतजार में हमारा सुनना मतलब कि एक हमारी मतलब कि मौसी होती है, उसकी छोटी सी पात्र है, मौसी पात्र है। अब वो इतनी उदास होती है कि देखो क्या बोल रही है, प्रारब्ध क्या होता है, पिछले जन्म के पुण्य या पाप क्या होते हैं, ये सब बातें मैं आज तक नहीं जान पाया। हाँ, इतना देख चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं कि कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटित होती हैं, इतने गहरे घाव छोड़ जाती हैं जो ऊपर से तो भर जाते हैं लेकिन अंदर से कभी सूखते भरते नहीं हैं। ये घाव जब किन्हीं कारण पर उभर आते हैं तब जीवित शरीर भी मृत पाए लगता है। कभी कभी प्राणी हार कर प्राणी त्याग देता है अथवा जीवित होते हुए भी सिसक कर रोता हुआ मृत पाए जीवन यापन करता है। इतने कठोर असहनीय कल्पनाओं से परे मिलने वाले दंडों को हम पिछले जन्मों के किए हुए पाप मान लेते हैं। अपनी अभागी मौसी के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनका समाधान शायद परमात्मा के पास भी नहीं था। ये मेरा आगामी कहानी संग्रह है इंतजार। बहुत सुंदर। और सर अंत में एक प्रश्न आपसे और करेंगे कि आपके कहानियों के पाठकों का संसार बहुत बड़ा है और आपके पास बहुत ढेर सारे ईमेल आते हैं, बहुत ढेर सारे संदेश आते हैं, टेलीफोन भी बहुत से पाठक आपको करते हैं। आपको ये सब सुन करके कैसा लगता है और आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी उम्र 66 साल हो रही है, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ खिसक रहा हूं। और जब पाठक गण मेरे, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं पड़ता है कि इस उम्र में आकर के, इस पड़ाव पे आकर के भी मेरी लिखी हुई कहानियों को इतना लोग पसंद करेंगे। उनके SMS आने, उनके संदेश आने से, उनके मतलब के ऐसे ऐसे पत्र आने कि सर आप प्लीज दूसरे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपकी सेवा हम क्या कर सकते हैं, आप और लिखिए, आप लिखिए, हम आपकी कहानियां पढ़ना चाहते हैं। अब इसको अपना सौभाग्य है, मेरी हिम्मत भी बढ़ रही है। हाँ, स्वास्थ्य भी कम से कम, अब मैं तो सोचता हूं कि जो थोड़ा बहुत मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है वो मेरे पाठकों की ही कृपा है कि इतने सुंदर ढंग से मतलब वो बेचारे डेली, सर क्या आप कोई किसी किताब लिख रहे हैं, सर क्या आपकी कोई नई कहानी आई है, आप इस किताब हमें नहीं मिल पा रही है, हम गांव में रहते हैं,
और प्रकाशक नहीं भेज रहा है। तो हम कोशिश करते हैं भाई कि आप आइए, ठीक है, मैं मंगा के कुछ पुस्तकें रखता हूँ और आपको जब भी आप इधर से आते हैं मान लो तो आप ले जाएं। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मैंने इसमें अपने सफरनामा लिखा है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी कभी कभी मैं कविताएं लिखता हूँ, कभी लेख तो मैं अक्सर लिखता था। मैं खासकर ज़्यादातर लेख मैंने पर्यावरण, जैसे जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, पर्यावरण स्वास्थ्य, ऐसा लिखता था, लेख लिखते थे जो हमारे स्थित संकट समाचार पत्र, अनेक समाचार पत्रों में अभी भी हैं, उपलब्ध हैं। और इसके बावजूद हमें डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा, श्री संताल जी ने, कि मतलब कि आप कविताएं लिखते? अरे मुझे कविता लिखने को बहुत शौक था, मगर ज़्यादातर रुझान मेरा इधर रुझान होने के कारण इधर कहानियों की तरफ थोड़ी कविताएं जरा सा हमारे लिए छोड़ के, जैसे मन इसमें हमारी जितनी हैं ज़्यादातर मेरी छोटी कविताएं इसमें किताबों में हैं, जो 2-4 लाइन कविताएं हैं। जैसे मैंने एक में लिखा है, नहीं चाहिए धन और दौलत, नहीं चाहिए झूठी माया, 2 पल की दे देना खुशियां, सर पे हो नित तेरी छाया। ये मेरा ये स्वयं ऐसे लिखे हुए, मेरे स्वयं लिखे हुए हैं। ये मैंने किसी पुस्तक से कोई संकलन या कोई वो नहीं लिया, सारा नहीं लिया है। सर, आपने हम सबसे बातचीत किया, हम सबको अच्छा लगा। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, हम सबकी ये शुभकामना है। और इसी प्रकार से कहानियाँ लिखते रहें और पाठकों तक पहुँचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।